हेलो, वेलकम टू जेल प्रोविजन क्लासेस। मैं आपका इकोनॉमिक्स का फैकल्टी अमित कुमार साहू, यूजीसी नेट JRF क्वालिफाइड। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास लेने वाला हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन डिफरेंट टाइम्स में चेंजेस हुए हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन में। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। लियोनेल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। एडम स्मिथ, एज वी ऑल नो दैट ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये डेफिनेशंस जो है इसमें कीवर्ड्स क्या है जो हमें ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस मतलब क्या समझते हैं हम लोग? जैसा कि हम लोग को पता है कि कभी भी साइंस कॉज एंड इफेक्ट का बात करता है, यहां पे भी इकोनॉमिक्स में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट का बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिमांड ग्राफ आप लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा वो कुछ इस तरह दिखता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। ये बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी में रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि यहां पे प्राइस जो है ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है, मतलब प्राइस क्या है यहां पे, ये कॉज है, और क्वांटिटी क्या है यहां पे, ये इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि किसी एक रीजन के कारण जब उसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहां देखते हैं? ये चीज साइंस में देखते हैं। इसीलिए कहा गया है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब यहां पे प्राइसेस अगर इंक्रीज करेंगे तो उनका रिलेशनशिप, जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इट मींस व्हेन प्राइसेस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। सो वी कैन से दैट प्राइसेस जब डाउन होंगे, डिक्रीज करेंगे, तो क्वांटिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अगेन, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये इकोनॉमिक्स ह्यूमन साइंस का सब्जेक्ट है। यहां पे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर मतलब उसका डिमांड का पैटर्न क्या है, प्राइस के चेंज होने के कारण उसका डिमांड का पैटर्न क्या उसका बिहेवियर है। उसके अलावा उसका इनकम जब, क्योंकि डिमांड जैसे कि हम लोग पता है, आप लोग पता होगा कि डिमांड जो है वो n नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे इनकम पे डिपेंड करता है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फैशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे फैशन आउटडेटेड होते जाता है हमारा जो डिमांड है वो गुड्स के पुराने गुड्स को, आउटडेटेड गुड्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं न्यू एंड अपकमिंग जो अप टू डेट गुड्स होते हैं, जो हम लोग फैशन होता है। उसी तरह से इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, ends and scarce means. Ends denotes here resources। जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका यूज करके हम लोग ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। और जब हम स्कार्सिटी की बात करते हैं तो स्कार्सिटी जो है रिसोर्सेस का, स्कार्सिटी का बात करता है। जब हम लोग ऐसा हम लोग आसपास देखते होंगे कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, हर चीज का एक लिमिटेशन है, बट हमारा वांट्स क्या लिमिटेड है? नहीं, हमारा वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस का हम लोग कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा जो बेनिफिट हो वो मैक्सिमाइज हो सके। इसके लिए
इकोनॉमिक्स हम लोग इसको स्टडी करते हैं किस तरह से हमारा एंड्स जो है, जो हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। यहां पे प्रॉब्लम आता है चॉइस का। चॉइस का प्रॉब्लम मतलब क्या? जब किसी भी कंट्री में रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे तो लोगों के पास एक प्रॉब्लम आएगा चॉइस का। उनको अब चूज करना पड़ेगा कि वो सेम, सपोज लैंड का एग्जांपल लेते हैं। अब एक ही पीस ऑफ लैंड है आपके पास, सपोज 1 एकड़ का जमीन। अब उसी 1 एकड़ का जमीन में उसी लैंड का टुकड़ा में आप डिफरेंट कितना एक्टिविटी कर सकते हैं? सारा एक्टिविटी सेम टाइम में नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको चूज करना पड़ेगा। और जब चॉइस का प्रॉब्लम आता है तो फिर हम लोग उसका क्या करते हैं? ऑल्टरनेट यूज करते हैं। ऑल्टरनेट यूज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास चॉइस से रिलेटेड बेसिकली 3 प्रॉब्लम सामने आते हैं। सबसे पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बेसिक प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स हमें क्या चीज बनाना चाहिए। एज ए प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें क्या चीज बनाना चाहिए। और क्या बनाना चाहिए, इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है हमें वही चीज बनाना चाहिए जिसका मार्केट में डिमांड हाई है। अब मार्केट में डिमांड किसका हाई है? इसका मतलब हमें कंज्यूमर का बिहेवियर को, पैटर्न को समझना होगा। और जब हम कंज्यूमर का पैटर्न बिहेवियर को समझते हैं तो हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो है उसका डिमांड डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ अदर गुड्स। बेसिकली अभी टीवी एग्जांपल लेते हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब व्हेन वी से प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इट मींस सम गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, सम आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लाइक टी एंड कॉफी, आप लोग पता होगा कि जैसे ही हम लोग टी को कॉफी के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक टी का कंजम्पशन अगर कम कर रहे हैं तो कॉफी का बढ़ाएंगे, और अगर हम कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो हम टी का कम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का कंजम्पशन पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कार एंड पेट्रोल, अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? पेट्रोल, उसका डिमांड कम होगा। सेम उसी तरह से जब पेट्रोल का आप देखे होंगे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, प्राइसेस पेट्रोल का बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और रशिया यूक्रेन वॉर होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस क्या हुआ? बहुत ज्यादा हाइक हो गया। और हाइक जब हुआ तो क्या हुआ? पेट्रोल का अचानक से शॉर्टेज हुआ, क्योंकि डिमांड और सप्लाई सब कुछ, प्राइसेस जो होता है हमारा वो सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जहां पे अगर हम कहें कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, सॉरी ये डिमांड है, ये सप्लाई, अगर डिमांड एंड सप्लाई जिस जगह में इंटरसेक्ट करता है वो जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वहीं पे तो हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो किसी भी चीज का, किसी भी गुड्स का, या किसी भी ऑयल का ही सपोज एग्जांपल लेते हैं तो ऑयल का भी प्राइस जो तय होता है वो कैसे तय होता है? इसी आधार पे डिटरमाइन किया जाता है कि प्राइसेस, सप्लाई एंड डिमांड जहां पे मिक्स इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहीं पे उसका प्राइस तय होगा। अब क्योंकि रिसेंट अपडेट है, आप लोग पता होगा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था उससे पहले तक इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस, और जैसे ही धीरे धीरे वॉर खींचता गया, किसी को पता नहीं था कि ये वॉर इतना आगे तक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसका अब ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स हो चुका है, तो इसके कारण क्या हुआ कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ। सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने के कारण कहीं ना कहीं इसका प्राइसेस क्या हुआ, क्योंकि डिमांड तो वही है, सप्लाई कम हो गया। और एक डिमांड सप्लाई का एक कॉमन सा फॉर्मूला है कि जहां पे भी डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, उसका प्राइसेस बढ़ने वाला है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो डिमांड है वो इन नंबर ऑफ थिंग्स पे डिपेंड करता है। जैसे पहला प्राइस, दूसरा इनकम, और तीसरा, हम यहाँ पे 3 एग्जांपल ले रहे हैं, और भी चीज होता है टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह, बट उसको क्वांटिफाई करना थोड़ा सा रिग्रेशन और ये सब से कर सकते हैं, बट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं, बट कर सकते हैं। खैर, प्राइसेस, किसी भी चीज का प्राइस अगर चेंज होता है तो प्राइस का पैटर्न को अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्शन, जो डिमांड होने वाला है वो कितना होने वाला है। तो जब हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हम देखते हैं कि उसी चीज का हमें प्रोडक्शन करना चाहिए जिसका डिमांड ज्यादा है, और डिमांड डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? प्राइस से।
अब आप सोचिए, प्राइस डिमांड जो है प्राइस पे डिपेंड करता है, तो फिर प्राइस मार्केट में क्या होगा ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा प्रोड्यूसर। और जब प्रोड्यूसर डिटरमाइन करेगा तो वो डिटरमाइन करने के लिए उसका जो सोल जो फैक्टर है वो है उसका कॉस्ट। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो फिर प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ेगा। और यही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि कंज्यूमर के लिए अगर ये प्राइस है तो प्रोड्यूसर के लिए क्या है? यही कॉस्ट है। इसीलिए हम लोग व्हाट टू प्रोड्यूस का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम लोग स्टडी करते हैं प्राइस थ्योरी में। और प्राइस थ्योरी बताता है कि किसी भी चीज का प्राइस यानी कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट और उसका प्राइस में क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली हम लोग अगर कंज्यूमर के साइड से बात करें तो कंज्यूमर की तरफ से अगर हम बात करें तो उसका डिमांड या उसका कंज्यूमर का बिहेवियर को पैटर्न को स्टडी किया जाता है। सेकेंड स्टेज में हम लोग जब बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, अच्छा सॉरी इनकम के बारे में बात करते हैं। इनकम क्या है? जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का इनकम इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो डिमांड इनकम भी एक फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कि हमारा डिमांड क्या होने वाला है। तो हमें इनकम के बारे में भी पढ़ना होता है। इसके अलावा हाउ टू प्रोड्यूस में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं कि प्रोडक्शन का क्या क्या टेक्निक्स है जो कि यूज कर सकते हैं। एक प्रोड्यूसर क्या क्या टेक्निक यूज कर सकता है, मतलब कैसे बना सकता है। दो टेक्निक है बेसिकली। एक टेक्निक को बोलते हैं हम लोग लेबर इंटेंसिव, और दूसरा टेक्निक को बोलते हैं हम लोग कैपिटल इंटेंसिव। दो टेक्निक है। देखिए आप सोचिए, जिस कंट्री में लेबर का सप्लाई ज्यादा होगा, लेबर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा, उस कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज किया जा सकता है क्या? मतलब गवर्नमेंट के लेवल से सोच के देखिए। जैसे इंडिया, यहां पे क्या है? यहां पे लेबर का सप्लाई ज्यादा है, और क्योंकि यहां पे लेबर का सप्लाई ज्यादा है तो यहां पे हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव। और जैसे अमेरिका, वेल डेवलप्ड कंट्रीज जितने भी है, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे क्या है? वहां पे लेबर का सप्लाई कम है एज कंपेयर टू कैपिटल, बट वहां पे कैपिटल क्या है? ज्यादा है। और कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका, क्यों कैसे हुआ है ये सबको पता है। क्योंकि ओवर द ईयर्स इन कंट्रीज के पास, आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएं तो आप लोगों को पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ ये कहाँ आया था? सबसे पहले यूके। और जब यूके में, इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो ये धीरे धीरे उसके सारे कॉलोनी में फैला, और सारे कॉलोनी में जब फैला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो इन्होंने सबसे ज्यादा इसका फायदा किसको हुआ? इन्हीं को हुआ। सबसे ज्यादा सामान यूके और इंग्लैंड वाले लोगों ने ही बेचा, और उसके कारण इनके पास ओवर द ईयर्स क्या हुआ? वेल्थ एक्यूमुलेशन हुआ। और क्योंकि वेल्थ एक्यूमुलेशन हुआ तो इनके पास कैपिटल का क्या है? अबंडेंस है। और जिसके पास कैपिटल अबंडेंस होगा वो कौन सा टेक्निक यूज करेगा? कैपिटल इंटेंसिव। और जिसके पास, क्योंकि इंडिया पुअर कंट्री, क्योंकि वो लोग हम लोग को लूट के छोड़ा। एक टाइम था जब हम लोग सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे जीडीपी में 25%, ऑलमोस्ट 25% का शेयर था टोटल वर्ल्ड जीडीपी में। लेकिन आज बहरहाल मतलब देखा जाए तो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया? यूके को, इंग्लैंड को ही पीछे छोड़ा है। 5th पोजीशन पे हम लोग आ गए हैं, और वर्ल्ड जीडीपी में हम लोग का रैंक क्या है? 5th रैंक है। ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? आते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अभी धीरे धीरे हम लोग वहां पे भी पहुंचेंगे। जब हम लोग माइक्रो से मैक्रो में जाएंगे तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हर चीज का कनेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव, जब किसी कंट्री में कैपिटल का डेफिशिएंसी होगा वो कंट्री क्या करेगा? लेबर इंटेंसिव। और वो कंट्री, जिस कंट्री में लेबर का सप्लाई ज्यादा होगा, उसका गवर्नमेंट लेवल पे भी देखा जाए तो वो पॉलिसी ऐसा बनाएगा कि इस कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ही ज्यादा यूज किया जा सके और किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके। यहां तक ठीक है। अब होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाया जाए? होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाया जाए? मतलब क्या वो पुअर के लिए बनाया जाए? क्या वो रिच के लिए बनाया जाए? जब बात करते हैं पुअर और रिच का, जिस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा, प्रोस्पेरिटी ज्यादा होगा, उस कंट्री में रिच पीपल ज्यादा होंगे।
अगेन वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। और जिस कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, अब जाहिर सी बात है अफ्रीकन कंट्रीज जितना भी ले लीजिए सारे के सारे पुअर कंट्रीज में आते हैं। उसके बाद रिच कंट्रीज में रिच कंट्रीज यूएसए एग्जांपल लेता हूँ, और यहाँ पे चलिए जाम्बिया, नमीबिया, कोई भी एग्जांपल लेते हैं अफ्रीकन कंट्री। हम लोग अभी क्या डेवलपिंग स्टेज में है, हम लोग पुअर तो नहीं है अभी बट डेवलपिंग स्टेज में है। हाँ पर कैपिटा इनकम में अभी हम लोग पीछे हैं बट बहुत जल्दी हम लोग आगे निकल सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में ही कि कैसे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और रियल लाइफ में मतलब हर चीज़ का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर कैसे जा सकते हैं, कैसे कैसे पॉलिसी फॉर्मेशन गवर्नमेंट का हो सकता है, जैसे कि हम लोग आगे प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होम टू प्रोड्यूस, दो क्वेश्चन आता है, किसी कंट्री में रिच पर्सन भी है और पुअर पर्सन भी है, या किसी कंट्री में सिर्फ रिच है क्या या तो पुअर है, उस कंट्री का पॉलिसी फॉर्मेशन वो कैसा होगा, या उस कंट्री में जो ये जो प्रोडक्शन का जो डिसीजन है, ये जो प्रॉब्लम है कि होम टू प्रोड्यूस ये कैसे लिया जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि उस कंट्री में रिच पर्सन ज़्यादा है या पुअर पर्सन ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग बाद में इस पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट अभी जान लीजिए कि होम टू प्रोड्यूस बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसा है, प्रोस्पेरिटी कैसा है, रिच ज़्यादा है या पुअर ज़्यादा है। तो अगर रिच ज़्यादा होंगे तो रिच लोगों के लिए जो कंजम्पशन का जो गुड्स है वो ज़्यादा बनाएंगे, और अगर पुअर ज़्यादा है तो पुअर लोगों के लिए अकॉर्डिंगली। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि अब ये डिसीजन ले कैसे, ये डिसीजन ले कैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस का। अगर दो ही लोग हैं जो कि पॉलिसी बनाते हैं या डिसीजन ले सकते हैं, एक तो है गवर्नमेंट, दूसरा प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोडक्शन किसके हाथ में है, प्रोड्यूसर के हाथ में है, और प्रोड्यूसर भी किसके कंट्रोल में है, अगेन गवर्नमेंट के, क्योंकि कंज्यूमर उसका जो पैटर्न है उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको ये नहीं बता सकता कि आप क्या बनाइए कैसे बनाइए, क्योंकि रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, मेन हेड कौन है, प्रोड्यूसर यहाँ पे, और उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर गवर्नमेंट है। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे ये पॉलिसी बनता है, यानी कि गवर्नमेंट अगर डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, तो इस तरह का इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी का टाइप्स बेसिकली 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है। इसमें सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, दूसरा अगर सपोज कीजिए कि ये तीनों का तीनों डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस ये अगर प्रोड्यूसर लेता है तो इस तरह की इकोनॉमी को सॉरी अगर वो फिर से बताते, अगर वो गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन लेता है हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, तो उस तरह की इकोनॉमी को हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे आप लोग को पता होगा कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ, हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी गए थे कहाँ पे, रसिया। और जब रसिया गए तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि एक सोशलिस्ट पैटर्न को पॉलिसी को फॉलो करते हुए रसिया उस टाइम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा था। क्यों? क्योंकि 1944-45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज का हालत ख़राब था, वो लोग लगभग सारे के सारे कंट्री ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर में थे, तो उनका रिसोर्सेज काफ़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो था वो शिफ्ट कर चुका था किधर, डिफेंस की तरफ। तो उनका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस था वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गया था। तो उस टाइम में रसिया जो है कुछ लैंड रिफॉर्म्स करके और कुछ ऐसा पॉलिसी लाके जिससे कि गवर्नमेंट वहाँ जो इकोनॉमी है वहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू जब वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सारे के सारे यूनिट्स जो है, कंपनी जो है, कॉरपोरेशन जो है, वो गवर्नमेंट अपने बलबूते हैंडल कर रहा है, खुद हैंडल कर रहा है। तो इनको लगा कि क्योंकि वहाँ पे जब ये चल सकता है, रसिया में जब ये मॉडल प्रोग्रेस ये कर सकता है, सक्सेस हो सकता है, तो फिर यहाँ पे हमारे इंडिया में भी इसको क्यों ना लाया जाए। तो उन्होंने फिर सोशलिस्ट पैटर्न से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें डिराइव करके और इंडिया में उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। दूसरा, अगर ये डिसीजन प्रोड्यूसर लेता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस,
जब ये डिसीजन एक प्रोड्यूसर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये डिसीजन कौन लेता है, प्रोड्यूसर लेता है। अगर प्रोड्यूसर लेगा तो क्या होगा, इसका जो मेन फोकस होगा वो कहां होगा, इसका मेन फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का या वेलफेयर करने का, प्रॉफिट अर्न करने का। लेकिन अगर किसी कंट्री में ये डिसीजन गवर्नमेंट लेता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा फोकस कहां होगा, वेलफेयर करने का। यही रीजन था कि रसिया जो है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो कुछ सोशलिस्ट पैटर्न से कुछ पॉलिसी को डिराइव किए। और दूसरी बात, उनको कुछ प्रॉफिट भी चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था इन द सेंस कि अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट गवर्नेंस में ना आके वो कंपनी चलाने लग जाए तो फिर कहीं ना कहीं क्वालिटी हैम्पर करेगा। क्वालिटी मीन्स ना तो गवर्नमेंट उस पर अपना कंट्रोल रख पाएगा कंपनी में और ना ही वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। इसीलिए इन्होंने दूसरा तरीका निकाला। दूसरा क्या, दूसरा तरीका था मिक्स इकोनॉमी का। मिक्स इकोनॉमी का इन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी से कुछ अच्छी चीजें उठाते हैं और कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से अच्छी चीजें उठाते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हो जाएगा क्या, मिक्स इकोनॉमी। बेसिकली हम लोग अभी तक क्या देखे, थोड़ा सा समराइज करते हैं। हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज साइंस। और साइंस क्या पढ़ता है, क्या चीज का स्टडी करता है, कॉज एंड इफेक्ट का। और कॉज एंड इफेक्ट का जब बात करते हैं तो किसी भी चीज का होने का कारण और किसी चीज का इफेक्ट, यही दो चीज स्टडी करते हैं साइंस में। तो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग देखा कि जब हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे या उसके बारे में बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों एक दूसरे पे क्या है, एक कॉज है तो एक इफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से और भी एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन में आएंगे तो प्रोडक्शन बिहेवियर में आएंगे तो वहाँ पे प्रोड्यूसर बिहेवियर के हिसाब से कॉज एंड इफेक्ट का बात करेंगे। और जब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का बात कर रहे थे, अभी जैसे हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का बात कर रहे थे, खैर तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि डेफिनेशन में सेकेंड लाइन क्या था कि किसी भी कंट्री का जो एंड है, यानी कि उसको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसको जो मेन सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, वो रिसोर्सेज का यूज करके। और उसका जो मीन्स है वो क्या है, वही रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का यूज करके अगर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है तो कैसे करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। दूसरी बात, जब हम रिसोर्सेज लिमिटेड बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो तीन प्रॉब्लम आते हैं उसमें। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरी बात यह है कि रिसोर्सेज का जब प्रॉब्लम लिमिटेड है तो प्रॉब्लम यह आता है कि हमें उसका चॉइस का प्रॉब्लम आता है कि हम उसको चूज करें कि कैसे उसको बेटर यूटिलाइज करें। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोड्यूसर उस रिसोर्सेज का अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करे, फॉर दैट मैटर चलिए इकोनॉमी को लेते हैं कि अगर कोई इकोनॉमी अच्छे से बेटर यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सकता है। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं, प्रोड्यूसर के लिए भी मायने रखता है। फिर हम लोगों ने देखा कि चॉइस का प्रॉब्लम आता है तो फिर हम उस रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं। और जब ऑल्टरनेटिव यूज का बात आता है तो बात आता है कि आखिर इसका एलोकेशन कैसे करें। तो ये एलोकेशन का प्रॉब्लम होता है और उसी एलोकेशन का प्रॉब्लम में हम तीन चीज पढ़ते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं, बुक्स में लिखा होता है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और इसी आधार पे, इसी बेसिस पे जब हम देखते हैं कि डिसीजन लेते हैं, बेसिकली दो ही लोग डिसीजन ले सकते हैं किसी इकोनॉमी में, एक तो हो गया गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट का हाथ में सब कुछ है, और दूसरा प्रोड्यूसर क्योंकि प्रोड्यूसर ही प्रोडक्शन करता है। सो दैट्स एंड ऑफ माई क्लास, थैंक यू।